अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत प्लेजेंट, बहुत खुशगवार गुजरेगा। सो जनाब, शो के आगाज़ में सबसे पहले हम आज की टॉप स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले आपके साथ जो ख़बर मैं आज शेयर करने जा रही हूँ वो इस हवाले से है कि ख़ातून ने बर्फ़ की तह के नीचे पानी में स्विमिंग करके गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो दर्ज करवा लिया है। इस खातून का ताल्लुक इटली से है और इसने झील में बर्फ़ की तह के नीचे 459 फीट गहराई में जाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले भी बैक इन 2017 ये रिकॉर्ड इसी खातून के पास था, बट रिसेंटली एक जापानी एथलीट ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया था और जापानी एथलीट जो था वो बर्फ़ की तह के नीचे तकरीबन 413 फीट गहराई में चला गया था और वहाँ पर जापानी एथलीट की जानिब से स्विमिंग की गई थी। सो खातून ने बहुत जल्द विद इन 36 टू 38 आवर्स जो था अपना रिकॉर्ड वापस ले लिया और ख़ातून ने फिर 459 फीट गहराई में जाकर तैराकी की। सो पहली स्टोरी हमारे पास ये है जनाब। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और दुनिया में एज़ वी ऑल नो हर कोई कोशिश करता है, बहुत से इंडिविजुअल्स ऐसी कोशिश कर रहे होते हैं कि हम कोई इंटरनेशनल रिकॉर्ड कायम करें, कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दें जिसकी वजह से हम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो दर्ज करवा सकें। सो खिलौना गाड़ी की तेज़ रफ्तारी का आलमी रिकॉर्ड कायम हुआ है और ये रिकॉर्ड कायम किया गया है जर्मनी में इंजीनियरिंग के एक स्टूडेंट की जानिब से, जिन्होंने एक छोटे सी खिलौना गाड़ी थी उसमें कुछ चेंजिंग्स की, कुछ तरमीम की, जिसके बाद ये गाड़ी जो थी ये तेज़ तरीन सवारी का इसको आलमी एजाज़ जो था वो हासिल हुआ और इसमें ऐसी चेंजिंग्स की गई जिसके बाद अभी आप देख भी सकते हैं, हम आपके साथ ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर इस हवाले से वायरल है शेयर कर रहे हैं कि ये गाड़ी और 148.45 किलोमीटर्स पर आवर की हैरानकुन रफ्तार से चली, जिसकी वजह से गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम तेज़ तरीन खिलौना गाड़ी के राइडर के तौर पर दर्ज हो गया, मतलब इस स्टूडेंट का नाम। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ्रंट सीट पर, ड्राइविंग सीट पर ये राइडर, ये स्टूडेंट जो है वो सवार है और बहुत तेज़ी के साथ ट्रैक के इर्द गिर्द ये गाड़ी जो है वो हमें घूमती दिखाई दे रही है। तो जनाब, ये थी हमारी सेकंड टॉप स्टोरी। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी के ऑब्वियसली बहुत सारे फ़ायदे हैं और हम पहले भी आपसे ऐसी स्टोरीज़ शेयर कर चुके हैं जिसमें एप्पल वॉच का इस्तेमाल बर वक्त करते हुए किसी ना किसी की जान बचाई गई। आई थिंक हमने अपने शो में ही तकरीबन 5 से 6 स्टोरीज़ ऐसी आपके साथ शेयर की हैं। सो अभी आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी नयाद डॉक्टर जो हैं, जिनका नाम डॉक्टर राशिद रियाज है, इन्होंने एप्पल वॉच की मदद से दौरान परवाज़ खातून की जान बचाई है। इंग्लैंड के शहर हेडफोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर राशिद रियाज छुट्टियों पर बर्मिंघम से वेरोना का सफ़र कर रहे थे, जिस दौरान परवाज़ में ये ऐलान किया गया कि एक खातून और इसकी हालत ठीक नहीं है। सो इफ़ देयर इज़ एनी डॉक्टर अवेलेबल इन दिस फ्लाइट सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड और इस खातून को जो है वो देखा जाए। ये डॉक्टर, इन्होंने बताया कि जी मैं एक डॉक्टर हूँ और इसके बाद जब ये खातून के पास आए सो ही सॉ के पास ही एक फ़्लाइट अटेंडेंट खड़ा हुआ है और उसने एप्पल वॉच जो है वो पहनी हुई है। सो द डॉक्टर आस्क्ड फॉर द एप्पल वॉच और जब एप्पल वॉच इनके पास आई सो मरीज़ की ऑक्सीजन की बेसिकली सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने के लिए इन डॉक्टर ने अपने लोकल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया, जिससे मालूम ये हुआ कि जनाब इस खातून को दिल का प्रॉब्लम है और अभी इसका ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत ड्रॉप कर रहा है। सो नॉर्मली प्लेन्स में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, वहाँ से इस खातून को ऑक्सीजन लगाई गई और ख़ातून का जो ऑक्सीजन लेवल था वो मेनटेन हुआ, जिसके बाद इस खातून की जो जी वो जान बचा ली गई। सो टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फ़वाइद हैं अगर इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल किया जाए। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी की जहाँ पर हम बात कर रहे हैं सो अभी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, चाइना की एक कंपनी ने एक ऐसा अनोखा स्मार्टफोन तैयार किया है जिसको आप अपनी कलाई के ऊपर यानी कि रिस्ट के इर्द गिर्द जो है वो इसको लपेट सकते हैं और बहुत जल्द आपको अपना स्मार्टफोन जो है, यानी कि आजकल हम जिन स्मार्टफोन्स की बात करते हैं वो हमें नॉर्मली हाथ में कैरी करने पड़ते हैं, वॉलेट्स में रखने पड़ते हैं, पॉकेट्स में रखने पड़ते हैं, लेकिन
आइंदा आने वाले वक्त में ऐसे स्मार्टफोन्स तैयार किए जा रहे हैं जो महज आप अपनी कलाई पर उनको लपेटेंगे और जिस डायरेक्शन में आप अपनी कलाई को अपने सामने रखेंगे, फ़ोन आपके सामने उसी तरह का उसी डायरेक्शन में जो है वो प्रीव्यू दे रहा होगा। सो ये तजर्बा किया गया है चाइना की कंपनी की जानिब से और अब फ़ोन्स जो हैं उनको आप अपनी रिस्ट पर जो है वो इजीली रैप कर सकते हैं। सो इस किस्म से फ़ोन्स जो हैं उन पर काम किया जा रहा है। सो ये हमारी थी आज की टॉप स्टोरीज़। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ। आज शो में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं डेंटल ट्रॉमा पर। डेंटल ट्रॉमा असल में है क्या, ये किस वजह से होता है और इससे बचाव जो है वो कैसे मुमकिन है। इसके साथ साथ मज़ीद आगे बढ़ते हुए हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को खैराबाद कहकर मार्केटिंग की दुनिया में कदम रखा है। इसके साथ साथ आज के इस शो में हम बात करेंगे कि जब कोई भी इंडिविजुअल इंटरव्यू देता है सो उसके लिए प्रेपरेशन कैसी होनी चाहिए, उसका फ़र्स्ट इम्प्रेशन कितना मैटर करता है और इस फ़र्स्ट इम्प्रेशन को मेंटेन रखने के लिए, कायम करने के लिए इनफैक्ट किस किस्म से ख़ुद को प्रिपेयर करना चाहिए। और आखिर में हम आपके साथ आपका फेवरेट सेगमेंट शेयर करेंगे और बताएंगे आपको कि आप सबका आज का दिन कैसा रहने वाला है। सो राइट नाउ इट्स अ हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट जिसमें हम बात करने जा रहे हैं डेंटल ट्रॉमा पर। अक्सर आपने देखा है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ हादसात का शिकार हो जाते हैं, गिर जाते हैं, किसी जगह से स्लिप हो जाते हैं, या इवन बड़े भी जो हैं स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं जिसके नतीजे में डेंटल ट्रॉमा जो है वो कॉज होता है। डेंटल ट्रॉमा में बेसिकली क्या होता है, किसी की ज़ुबान कट जाना, किसी के चीक्स को कोई प्रॉब्लम आ जाना, वहाँ पर चोट लग जाना, जबड़ों में या गम के अंदर ऑब्वियसली कोई वूंड क्रिएट हो जाए या दांत टूट जाए। सो बेसिकली इस कंडीशन को हम डेंटल ट्रॉमा कहते हैं। एंड इफ़ दिस इज़ लाइक लेफ्ट अनट्रीटेड सो इससे बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं वो जन्म ले सकते हैं। सो व्हाट एक्चुअली इज़ डेंटल ट्रॉमा, हाउ वी कैन प्रिवेंट इट एंड हाउ वी कैन एक्चुअली ट्रीट इट, इसी पर ही आज हम बात करने जाएंगे। और मेरे साथ इस वक्त डेंटल सर्जन डेंटिस्ट डॉक्टर इमरान ज़िया शो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो सबसे पहले हाउ वुड यू डिफाइन डेंटल ट्रॉमा, और मुंह के अंदर कौन कौन से हिस्से ऐसे हैं जो चोट का शिकार हों, सो हम कह सकते हैं दैट अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस ट्रॉमा, डेंटल ट्रॉमा। डेंटल ट्रॉमा कलेक्टिवली हम कहते हैं ओरल कैविटी जो हमारा मुंह है, इसके अंदर जब भी कोई चोट लगेगी, कोई इंजरी होगी तो उसको हम डेंटल ट्रॉमा कहते हैं। इसमें जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं वो सबसे पहले ऑब्वियसली दांत हैं, सेकंड पे दांतों को जिन्होंने सराउंड किया वो गम्स हैं, गम्स की नेबरिंग में आ गया चीक का इनर हिस्सा, और ज़ुबान मुंह का जो फ्लोर है, फ्लोर ऑफ द माउथ, तो लिप्स आ सकते हैं। तो डेंटल ट्रॉमा में दांत, मसूड़े, ज़ुबान, चीक इनर साइड और लिप्स और फ्लोर ऑफ द टंग, फ्लोर ऑफ द माउथ ये शामिल है। तो इसमें कोई भी पहुंचने वाली चोट को हम डेंटल ट्रॉमा कहते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि अगर आप गिरे हैं, नॉर्मली ये प्रॉब्लम किस वजह से आती है? गिरने की वजह से, स्लिप होने की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी लड़ाई झगड़े के नतीजे में, क्या क्या सिचुएशंस ऐसी होती है जिसके नतीजे में अ पर्सन माइट हैव टू फेस दिस काइंड ऑफ लाइक कंडीशन? बिल्कुल, इसमें सबसे जो कॉमन है वो तो बाइक से गिरना या कोई एक्सीडेंट हो जाना, गाड़ियों को आपस में जब कोलाइड होती हैं, एयर बैग्स ना हो तो आपस में टकरा जाते हैं या गाड़ी से टकरा जाते हैं या सड़क पे आप गिरते हैं, पहली बात ये। दूसरी चीज़ होती है कि जिसमें ऐसी स्पोर्ट्स जिसमें कांटेक्ट का बहुत खतरा होता है, लाइक हॉकी, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। क्रिकेट में भी हो सकता है। सॉरी, क्रिकेट में भी हो सकता है। क्रिकेट में तो बॉल लगने से है ना, या कोई रन लेते हुए आपस में कांटेक्ट हो प्लेयर्स का। रेसलिंग में भी हो सकता है, अगर आपको जोर से लाइक पंच पड़ जाए, उसमें तो पूरा बॉडी ट्रॉमा है ना, डेंटल ट्रॉमा तो उसमें क्या। तो ये वजह है। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे जिनके दांत ओवर जेट होता है, यानी कि ऊपर के दांत बहुत आगे होते हैं, निचले दांत पीछे होते हैं, वो जब भी कहीं कोलाइड करते हैं या टकराते हैं तो सबसे पहले उनके जो आगे हुए दांत हैं जो कि जिनका कि ट्रीटमेंट नहीं किया गया, उनको ब्रेसेस या लाइनर्स के थ्रू ठीक नहीं कराया गया और उनके दांतों में ओवर जेट है, यानी कि ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में काफ़ी गैप है,
तो वो दांत पहले टकराते हैं तो उनको दांतों का ये ट्रॉमा हो सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, वैसे आप एक वसी तजर्बा रखते हैं इन योर ओन फील्ड, हाउ ऑफन डू यू सी सच काइंड ऑफ केसेस? कितने फ्रीक्वेंटली आपके पास डेंटल ट्रॉमा के केसेस वगैरह आ रहे होते हैं? अगर मैं महीने के 26 दिन काम करता हूँ तो 26 दिनों में वो 4-5 केसेस आ ही जाते हैं। फॉर एग्जांपल पिछले दिनों एक मेरे स्टाफ को कॉल आई, उन्होंने बड़ी अक्लमंदी की पेशेंट के अटेंडेंट्स ने कि बच्चा स्कूल में कुछ स्लाइड ले रहा था तो वो कहीं गिरा है, मुँह के बल उसका ये दांत बाहर आ गया। उन्होंने स्टाफ से रब्ता किया, मैंने अपॉइंटमेंट दिया उन्हें और हमने उस दांत को मुनासिब प्रिपरेशन के साथ रीप्लांट कर दिया। ऑल्दो कि इसमें ब्रैकेट बहुत थोड़ी होती है कि 30 से 40 मिनट की ब्रैकेट में दांत डॉक्टर के पास आ जाना चाहिए, वरना 1 घंटा 1.25 घंटा इससे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि नहीं हो। अच्छा, मैंने अपने जिस तरह से आपने कहा कि ये फेशियल रीजन और इसमें मौजूद मुख्तलिफ हिस्से जो हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम आए, सो दैट इज़ एक्चुअली व्हाट वी कॉल अ डेंटल ट्रॉमा। आई हैव सीन अ केस जिसमें मेरी अपनी नीस जो थी, शी फेल डाउन ऑन अ फ्लोर और उसकी अपनी ज़ुबान, शी वॉज़ वेरी लिटल, मेरे ख्याल में उसकी एज जो थी मस्ट बी अराउंड 2 साल 2.5 साल। सो उसमें वो जब गिरी सो उसके अपने दांतों के नीचे ज़ुबान आ गई और ज़ुबान में कट आ गया। सो क्या इस तरह की इंजरीज़ भी डेंटल ट्रॉमा ही हैं? ऑल्दो कि उसको बाद में स्टिचेस लगे एंड वो बिल्कुल ठीक हो गई, वी वर वेरी कॉन्शियस कि क्या इसके बोलने में तो नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो हीलिंग अच्छी हो गई थी और शी इज़ ऑल ओके नाउ। बट इस तरह के प्रॉब्लम्स भी डेंटल ट्रॉमा में ही आते हैं? बिल्कुल ऐसे आते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई दांत में कीड़ा लग गया और पेशेंट ने उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया, कीड़ा लगने से दांत चिप ऑफ होता गया, भुरता गया, उसकी नोके शार्प एजेस निकल आते हैं। वो खाना खाते वक्त आपका चीक बाइट भी हो सकता है, आपका लिप बाइट भी हो सकता है, आपकी टंग बाइट भी हो सकती है। ये ज़रूरी है कि सिर्फ गिरने से ही हो। आप खाना खा रहे हैं, कोई सख्त चीज़ आई, आपने चबाने की कोशिश की है, थोड़ी सी अनइवन मूवमेंट हुई है जॉ की और जो ऑर्गन फिर उसके रास्ते में आया है, वो चाहे चीक का इनर साइड है, चाहे टंग है या चाहे कोई लिप है, जैसे सामने से बाइट करते हुए अगर आपको सख्त चीज़ खाते हैं और आपका तवज्जो नहीं रहती, इस तरह नेल बाइटर्स जो हैं, जो नेल बाइटिंग करते हैं, उनके दांतों को भी जर्क पहुंचता है। जो दांतों से बोतलें खोलते हैं फिजिटिक्स, उनको भी हो सकता है। जो दांतों से बादाम या अखरोट तोड़ने की कोशिश करते हैं शर्तें लगा के, उनको भी ये इंजरी हो सकती है। अच्छा, ये वैसे पेनफुल होता है? एग्जैक्टली आपके जब दांत को एक फोर्स जो कि मोर देन रिक्वायर्ड है, खाना चबाने की फोर्स से ज़्यादा फोर्स आप उसको देंगे, छालियाँ खाने वाले लोग भी इसमें आ सकते हैं, तो उसमें दांतों में वर्टिकल क्रैक्स पड़ते हैं। वो वर्टिकल क्रैक्स दांत के पल्प को इंजर कर सकते हैं। जब पल्प इंजरी होगी, यानी कि पल्प इंजरी से जो दांत की ब्लड सप्लाई आ रही है, तो दांत में पेन आ सकती है। अब आपको बताता हूँ कि डेंटल ट्रॉमा को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। एकदम से मुंह में पेन शुरू हो जाए, दांतों में सेंसिटिविटी शुरू हो जाए, या दांतों की रंगत चेंज होनी शुरू हो जाए। जब कोई ट्रॉमा पहुंचता है, चाहे वायलेंस में हो, चाहे एक्सीडेंट में हो, चाहे आप कोई कांटेक्ट जो गेम है जिसमें कि आपस में कांटेक्ट खिलाड़ियों को प्लेस हो सकता है, उसमें दांत को चोट लगे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें कि दांत का रंग चेंज होना शुरू होता है। वो आम वाइट या येलोइश वाइट से ग्रे या ब्लूइश में कन्वर्ट होता है। क्या के अंदर वो खून की नाली को डैमेज करता है। वो बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसको नॉर्मली हाउ डू यू ट्रीट सच पेशेंट्स विद डेंटल ट्रॉमा? इसको कैसे, मतलब इसके लिए व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल? एमरजेंसी में तो हम फ़ौरन उसको एमरजेंसी एड देते हैं। अदरवाइज़ अगर हमारे पास कुछ थोड़ा सा टाइम स्लॉट निकले तो हम उसका एक्सरे करवा लेते हैं या उसका हम सीटी स्कैन करवाते हैं कि वो प्रॉब्लम कहाँ तक जा पहुँचा है। इसके ट्रीटमेंट्स में आमतौर पर ये शामिल होता है कि अगर बहुत ज़्यादा दर्द है और दांत स्टेबल अपनी जगह पे, हम उसको निकालने की हमें कोई इंडिकेशन नहीं बन रही, तो हम उसकी रूट केनाल ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी फिलिंग करते हैं ताकि उसके शार्प एजेस छुप जाएं। अगर फिलिंग से बिना हो तो हम शार्प एजेस को ब्लंट कर देते हैं, ग्राइंड करके। इसका अगला स्टेप ये होता है कि अगर दांत बहुत ज़्यादा हिल रहा है, फिर हम उसको निकाल के वहाँ पे उसकी रिप्लेसमेंट करते हैं या उसको स्टिचेस करते हैं। और अगर ये आप ये समझें कि उसके मुंह बंद करने में मसला है, तो उसका मतलब है कि उसके जबड़े में कोई डिसलोकेशन या फ्रैक्चर अल्लाह ना करे आ गया, हम वो उसके लिए ओपीजी या ऑर्थोपेडोग्राफ जो डिजिटल एक्सरे है वो करवाते हैं। उसमें हम देखते हैं कि गड़बड़ कहाँ पे है, डिसलोकेशन हो उसको हम करेक्ट करते हैं, फ्रैक्चर हो अल्लाह ना करे तो फिर हम उसको बेहोश करके या जो भी हमारे तरीके हैं उससे हम अच्छा, फ्रैक्चर एक को और रिड्यूस चीज़ करते जो हैं। मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाह रही हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि हम दांतों को रिप्लेस भी कर देते हैं, अगर ऐसा बच्चा है जिसके भी दूध के दांत जो हैं वो मौजूद हैं और उसमें कोई ट्रॉमा आ गया है, सो आप व्हाट डू यू मोस्टली डू? मतलब आप उसको कहते हैं कि इट विल हील विद द पैसेज ऑफ टाइम इटसेल्फ, उसी पे छोड़ देते हैं, या आप उसको उसका भी कोई ट्रीटमेंट होता है? क्योंकि मेरे ख्याल में नॉर्मली प्रॉब्लम वहाँ आता होगा जहाँ पे किसी के पक्के दांत होंगे, यानी ऑब्वियसली किसी बड़े को चोट लगेगी तो वो ज़्यादा वरीसम है।
असल में दूध के दांतों को हम लोग थोड़ा सा इजी ले जाते हैं। दूध के दांत इतने भी नहीं होते गैर ज़रूरी। हर दूध का दांत आने वाले परमानेंट दांत के लिए स्पेस मेंटेनर का काम करता है। एक दूध का दांत अगर वक्त से पहले निकल जाए या निकाल दिया जाए जान छोड़ाने के लिए, कोई बात नहीं, यहाँ तो परमानेंट दांत आ ही जाना है। होता ये है कि चूंकि उसके पास फिर परमानेंट दांत के पास जगह बहुत होती है, वो फिर कहीं भी निकल सकता है, दाएं बाएं आगे पीछे। तो अगर दूध के दांत प्रीमेच्योर हम उनको निकाल दें या वो निकल जाएं तो बहुत चांसेस होते हैं कि जो परमानेंट दांत आएंगे वो टेढ़े आएंगे। सो हम दूध के दांतों को भी उतनी ही अहमियत देते हैं अगर पेशेंट हमारे पास आए जितनी हम परमानेंट दांतों को देते हैं। बिल्कुल ठीक हो क्या। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए, ये तो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया कि अगर किसी भी एक इंडिविजुअल के दांत के साथ कोई प्रॉब्लम आई है, कोई ट्रॉमा हो गया है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। नॉर्मली लोगों की ज़ुबान के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, किस किस्म का ट्रॉमा होता है। जिस तरह से मैंने आपके साथ एक तजुर्बा शेयर किया जो मैंने अपने सराउंडिंग में देखा कि मेरी भांजी और उसकी ज़ुबान में कट लग गया। नॉर्मली लोगों की ज़ुबान के साथ, गम्स के साथ या इसके साथ साथ चीक्स के साथ किस किस्म के ट्रॉमास जो हैं वो आप देखते हैं, क्या होता क्या है उसमें? ये जब चिप्ड ऑफ दांत या जिन दांतों के शार्प एजेस बन गए, जो लेफ्ट अनट्रीटेड दांत हैं, अगर उनके साथ आप वही काम लेने की कोशिश करेंगे जो कि आप नॉर्मल दांतों के साथ काम लेने की कोशिश करते हैं, खाना चबाना या निस्बतन सख्त चीज़ें खाना, तो उसमें आपका कोई भी मुंह का पार्ट उसमें दांतों के बीच में अगर आ जाता है तो वो कट हो जाएगा, चाहे वो ज़ुबान हो, चाहे वो चीक्स हो, चाहे कुछ और। इस तरह के मैं आपको एक और बात बताऊं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब ओल्ड एज में थोड़ा पहुंचते हैं तो वो दांत लगवाते ही नहीं, निकले हुए दांत, उसमें ज़ुबान फैल जाती है। अच्छा, ज़ुबान का मसल्स बढ़ जाते हैं, उसके ज़ुबान के मसल्स। फिर जब उनको ज़रूरत पड़ती है कि वो डेंचर्स लगवाएं, तो अब चूँकि ज़ुबान का मस्कुलर एरिया बढ़ गया, डेंचर्स लग गए, ज़ुबान को उसके अंदर आना होता है, तो ऐसे पेशेंट्स जो अपने दांत देर से लगवाते हैं उनकी ज़ुबान फैल जाती है, और जब दांत लगवाते हैं उन दांतों के बीच में ज़ुबान के कटने की अक्सर शिकायत आती है। अच्छा, यानी कि मैं हैरान हूँ कि ऐसे भी होता है कि अगर एजेड लोग अपना, अगर उनके दांत ठीक नहीं है, उनको डेंचर्स लगवाने की या दूसरे दांत लगवाने की ज़रूरत पेश आई है, और अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, नहीं लगवाते, तो दांत ज़ुबान का साइज़ ऑटोमेटिकली एक्सपैंड थोड़े से मसल बढ़ जाते हैं उसके, हाँ, जिसको हम हाइपर मस्कुलर कहते हैं ज़ुबान को। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इन ट्रॉमास के लिए आपने बता तो दिया कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं, बट इसके साथ साथ is there any way that we can prevent such kind of traumas? एग्जैक्टली, जो वजूहात हैं उनसे बचने की कोशिश करें। आप ट्रैवलिंग करें, स्पीड में रहें, बाइकर हैं, हेलमेट पहनें, कोशिश करें कि झगड़े के करीब भी ना जाएं, क्योंकि कितना छुड़ाने वाले को मार पड़ जाती है। और दूसरी बात ये कि ऐसी गेम्स जिसमें कि फ़िज़िकल कांटेक्ट ज़्यादा है, उसमें अपनी मेजरमेंट्स लें कि अपनी स्पीड कम रखें, या अपना जो एग्रेसिव है रवैया उसको थोड़ा सा बेहतर करें, और बस यही तरीके हैं। क्योंकि ये ब्लो से बचना है ना, ब्लो किसी भी शक्ल में, उसे अपने सेफ्टी लेनी है अपनी। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन इस सब के साथ साथ नॉर्मली लोगों के गम्स में किस किस्म के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ जाते हैं इस ट्रॉमा के नतीजे में? हाँ जी, उसमें गम लेसिडेशन कहते हैं, गम का फट जाना कहते हैं। वो इतने ब्लीड करते हैं कि उससे हमें ये खतरा होता है कि अगर इसको हमने ऐसे छोड़ दिया तो कहीं दांत ना हिलने शुरू हो जाएं। फिर हम वहाँ पे उनकी स्टिचिंग करते हैं, हम उनकी प्लास्टिक करते हैं, या जो भी माइनर और मेजर सर्जिकल प्रोसीजर वो हम करते हैं, और ये सारा क्लिनिक पे मुमकिन है। यह मैं आपको बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट आपसे दूर है, या आप किसी ऐसी जगह पे जाके फौरी तौर पे विद इन टाइम नहीं पहुंच सकते, तो उसकी लोकल मेजरमेंट जो घर में है वो की जा सकती हैं। हाँ जी, वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? बिल्कुल, वो ये है कि सबसे पहले हमने बचना होता है स्वेलिंग से। अगर कुछ ज़ोर से कोई ब्लो लगा है तो ऑब्वियसली पहले वो स्वेलिंग देगा, और फिर वहाँ पे ब्लू एक स्पॉट आना शुरू हो जाएगा। ब्लू स्पॉट का मतलब ये, इसको हम हेमाटोमा कहते हैं, ओरल हेमाटोमा, यानी कि ब्लड वेसल फटी और वहाँ पे खून जमना शुरू हो गया। सबसे पहले इसका जो इमीडिएट हल है वो बर्फ़ का टकोर है, आइसिंग है, ठंडे पानी की पट्टियाँ हैं, ठंडे पानी की कुली हैं। जो आइसिंग है ये सबसे ज़्यादा आपको प्रिवेंट करता है। इसके अलावा अगर कोई फॉर एग्जांपल अपने किसी दांत की कैविटी को इग्नोर किया है और उसमें बेतहाशा पेन शुरू हो गई, और आप अभी फौरी तौर पे डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते, तो एक यूज टी बैग, चाय पीने के बाद टी बैग जो होता है उसको ठंडा करें, उसके ऊपर रखें, काफ़ी नमिंग इफेक्ट आता है। उसके अलावा बाज़ार से लौंग का तेल मिल जाता है, क्लोव ऑयल, वो घर में रखें। जब कभी ऐसी हो कि इमरजेंसी हो तो थोड़ी सी कॉटन पे ऑयल, लौंग का ऑयल लगा के वो दांत के ऊपर रख लें। तो ये चंद होम रेमेडीज हैं जिससे आपके वक्ती तौर अच्छा, लेकिन कोई मेडिसिन में, मतलब नॉर्मली मेरे ख्याल में इस तरह के ट्रॉमास में तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो तकलीफ को कम करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए व्हाट अ पेशेंट और अ पर्सन नीड्स टू डू, उसमें कोई मेडिसिन ऐसी हो सकती है, लाइक जैसे पेनाडोल है, बस्कोपेन है, ब्रूफिन वगैरह, तो इस तरह के पेन किलर भी ली जा सकती है? ओवर द काउंटर जो आपको मेडिकल स्टोर से अच्छे पेन किलर मिल सकते हैं, जो मसल रिलैक्सेंट्स मिल सकते हैं, वो ले लें, घर में भी रखें।
और कोशिश करें कि जल्द अज जल्द मुतल्लिका डॉक्टर के पास मेरे पहुंच ख्याल के में तो ये मतलब ये जितने भी आपने मेजर्स बताए हैं, इस किस्म के मेजर्स और इस किस्म की फ़र्स्ट एड एवरीबडी शुड हैव एट देयर होम। इवन मैं तो कहती हूँ कि अक्सर होता है किचन में आप हों, कोई काम शाम करते हुए कोई जल जाता है, आपका बर्न हो जाता है, उसके लिए भी आपके पास ट्यूब्स वगैरह, बिकॉज हम इस दुनिया में आए हैं, हमने मुख्तलिफ काम करने हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो फॉर अ सेफर साइड, टू स्टे ऑन अ सेफर साइड, आपके पास ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। आपने जो बर्न की बात की उसमें हमारी टूथपेस्ट बड़ा काम आती है। ये होम रेमेडी है कि जहाँ को अगर कोई जल जाए, स्किन फटे बगैर, तो वहाँ पे टूथपेस्ट लगा के वक्ती तौर पे सुकून ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। उससे एक वो जो होता है ना कूलिंग इफेक्ट, वो भी आप फील कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा, ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है और नॉर्मली उनके दांत जो हैं या उनके जो गम्स हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनके साथ अगर ट्रॉमा कोई पेश आ जाए, सो वो कितना, मतलब आप कह सकते हैं कि उसमें हीलिंग पावर कितनी होती है? क्या वो चीज़ें रिकवर हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, या कभी कभी ऐसे होता है कि वो जो डैमेज हुआ है दैट विल स्टे फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ? नहीं, रेस्ट ऑफ द लाइफ तो नहीं मैं कह सकूँगा। डायबिटीज़ असल में एक ऐसी मसला है कि अगर ये कंट्रोल्ड है डायबिटीज़ तो इट इज़ ऑलमोस्ट कुछ नहीं कहती है, ऑलमोस्ट इट इज़ हार्मलेस। अगर ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अब डायबिटीज़ में होता क्या है कि मुंह खुश्क रहता है। अब मुंह का खुश्क होना बगैर ट्रॉमा के भी दांतों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को ऑल्दो के यूरिन की प्रॉब्लम बहुत होती है, बार बार आता है, उनको पानी का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। और डायबिटिक्स पेशेंट्स में चूँकि ब्लड का जो मीडियम है वो स्वीट होता है, जिसमें कि बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो उनको तो फौरी अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ताकि वो हम उसको, ऑल्दो के डायबिटिक पेशेंट नॉर्मल पेशेंट से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं। इन एनी केस ऑफ हीलिंग, डेंटल हीलिंग है, बाकी जिस्म के फ्रैक्चर्स की बीमारियों की हीलिंग है, डायबिटिक पेशेंट में थोड़ी स्लो होती है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को अपने लिए बहुत हर वक्त एमरजेंसी समझनी चाहिए अगर कोई ऐसी सूरत होती है। अच्छा, एक और चीज़, अगर हम इस चीज़ को देखें कि अगर किसी भी इंडिविजुअल के दांतों में कोई कीड़ा लग गया और उसको पता ही नहीं लगा कि कीड़ा है, या उसने उसको ओवरलुक कर दिया कि ठीक है लग गया तो खैर है, अब वो चीज़ अंदर ही अंदर कीड़ा जो है वो प्रॉब्लम कॉज कर रहा है और उसने अपनी जड़ें बहुत मजबूत कर ली हैं। सो कैन वी कॉल दिस कंडीशन अ डेंटल ट्रॉमा? क्या ये भी एक ट्रॉमा की ही किस्म है? व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइक ट्रॉमा? ट्रॉमा है ना, एक फ्रेश है, एक ओल्ड ट्रॉमा है। आपने जैसे कहा किसी को पता ही नहीं चला, इसीलिए तो हम कहते हैं कि हर 6 माह के बाद डॉक्टर को, डेंटिस्ट को दिखाएं, चाहे कोई मसला आप फील नहीं भी कर रहे। अच्छा, ट्रॉमा सिर्फ यही नहीं है कि अगर आपको किसी ने मार दिया, आप गिर गए, आप स्लिप हो गए, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, सो उसमें आपकी जो कोई डेंटल इंजरी हो गई या फेशियल इंजरी हो गई, सो उसके नतीजे में डेंटल ट्रॉमा होगा। ट्रॉमा कैन भी कि अगर एक इंसेक्ट, मतलब कोई भी केरीज जो हैं वो बन जाए और वो अपनी जड़ें जो हैं वो डीप कर लें, सो ये भी पहले उसको पता ही नहीं चला कीड़ा थोड़ा सा, जब कीड़ा बढ़ा उसको पेन हुई तो ट्रॉमा हुआ ना। ये एक ओरल ऑर्गन इंसल्ट हुई ना, वो चाहे फ्रेश है चाहे ओल्ड है, ठीक है, दैट इज ट्रॉमा, इट शुड बी ट्रीटेड। इसका फौरी इलाज घर पे करें और उसके फ़ौरन बाद आप डेंटिस्ट के पास। और आपने इसके बचने के लिए क्या डिफरेंट चीज़ें बताई हैं कि आप इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड करें जिससे हिट हो सकता है? डायबिटिक्स जो हैं उनके लिए एक्स्ट्रा केयर क्या है? अपनी शुगर को कंट्रोल करें, रखें, और डेंटिस्ट को फ्रीक्वेंटली मिले, 6 माह से पहले भी मिले। और जिनके दांत सेंसिटिव हैं या जिनके ऑलरेडी केरीज वगैरह होते हैं, तो उनको क्या करने की जरूरत है? इमीडिएट रूट कैनाल फिलिंग, इमीडिएट कैपिंग, क्राउनिंग, इमीडिएट ट्रीटमेंट। यानी कि जिनको ठंडा गर्म लग रहा है, इसका मतलब वो बात आगे बढ़ती जा रही है, तो उसको फ़ौरन से फ़ौरन कंट्रोल में लाना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान ज़िया साहब फॉर बीइंग विद अस। और ये डेंटल ट्रॉमा एक ऐसी चीज़ है, लेफ्ट अनट्रीटेड, सो ये आपके लिए बहुत से प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। सो इस किस्म का कोई भी डेंटल ट्रॉमा आपको पेश आ गया है, आपके साथ इस किस्म का कोई हादसा हो गया है, सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट एंड इट इज़ ट्रीटेबल। अगर आप बर वक्त इसका इलाज करवाएं, सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपके दांत जो हैं या जहाँ पर भी ये ट्रॉमा हुआ है 100% तक क्योर हो जाते हैं। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज शो के सेगमेंट में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी मेहमान
शख्सियत से करवाना करवाने जा रही हूँ, जो राइटर हैं, जो कि प्रोड्यूसर हैं, जो कि पोइट्स हैं, जो कि डायरेक्टर भी रह चुकी हैं, और बाद में इन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो यहाँ से मूव किया टूवर्ड्स मार्केटिंग, और मार्केटिंग की तरफ आने का इन्होंने सोचा और फिर मार्केटिंग की दुनिया में आई और द स्किन शॉप के नाम से अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो थी उनको लॉन्च किया। इनका ये जर्नी कैसा रहा, क्या वजह बनी कि इन्होंने सोचा कि एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को खैराबाद कहा जाए और उसके बाद एक एंटायरली डिफरेंट चीज़ जो है बिज़नेस या एक स्टार्टअप उसकी तरफ आया जाए और अपना एक ब्रांड जो है वो लॉन्च किया जाए। और प्लस ये जो ब्रांड लॉन्चिंग थी और ये अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना था, ये इनके लिए कितना चैलेंजिंग था, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ शो में मौजूद हैं एंटरप्रेन्योर है आयशा बिनते इकराम। आयशा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या वजह बनी कि आप एक प्रोड्यूसर भी थी, आप एक डायरेक्टर भी थी, आप शायरी भी करती रहीं, लेकिन आपने सोचा, आपका प्रोडक्शन हाउसेस के साथ भी आपने मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया, बट यू देन रियलाइज्ड कि भाई अब कुछ डिफरेंट किया जाए। सो क्या वजह बनी कि आपने उस इंडस्ट्री को छोड़ा और मार्केटिंग की तरफ आई? अच्छा, राइटिंग मेरा पैशन था। मतलब राइटिंग अब मैं भी कर सकती हूँ, राइटिंग के लिए आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है। सीखने के लिए जो ज़रूरत था वो मैंने जियो से स्टार्ट लिया। डॉक्टर यूनुस भट्ट, ही इज़ माई मेंटोर, माई टीचर। मैंने उनसे सीखा, बहुत सीखा, और अगर मैं राइटर बन पाई हूँ तो शायद वो उनसे सीखने की वजह से। उसके बाद इतना मुझे पता था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, मुझे इतना काम करना है कि मुझे ना अपनी लाइफ में किसी की आइडेंटिटी या किसी के रेफरेंस की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए अब मीडिया में जॉब जो है ना, सैलरी है, वो एक ऐसा नशा है कि आप अच्छा हर महीने आपको एक सैलरी वो अमाउंट मिल रही है तो आप अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। मेरा एक मसला है कि मेरे लिए कभी भी अट्रैक्शन किसी भी जॉब में मेरी सैलरी अमाउंट नहीं थी। मुझे लगा, जब तक मैंने मीडिया में काम किया, जब तक मुझे लग रहा था मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, एंड वंस आई फील कि नहीं अब मेरी लर्निंग रुक गई है, तो आई थिंक कि मुझे लगा कि अब ये दिस इज़ टाइम टू मूव, और मैंने मूव किया। और उसके बाद कुछ करना था। आप जब रुक नहीं रहे होते और प्लस आप क्रिटिक ले रहे होते हो, तो आप कुछ नया तो सीखना है। हर दिन हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो वहाँ की लर्निंग पूरी हुई तो कुछ आगे चलना था, तो फिर जॉब में तो जो सीखने का था वो हो गया। तो आने वाला टाइम डिजिटल का था, सो आई स्टार्टेड माय डिजिटल एजेंसी। तो उसने थैंक्स टू कोविड एज वेल, कि कोविड ने बहुत सारे लोगों को ये अवेयरनेस भी दी कि हमें भी डिजिटल पे आना है। वो लोग जो नहीं समझते थे कि हमारा डिजिटल पे कोई फ्यूचर है या हमारा ऐसा प्रोडक्ट बिक ही नहीं सकता, तो उसने बहुत सारी अवेयरनेस दी, यूज़र को भी दी, मैन्युफैक्चरर को भी दी, और उनके एक्सपीरियंसेस से हमने ये लर्न किया कि सर्विसेज का बिजनेस तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टेबल हो गया। प्रोडक्ट साइड पे आ जाए, और ब्यूटी, क्योंकि हम फीमेल्स को शौक है मेकअप का भी, खूबसूरत दिखने का, कुछ ना कुछ नया करने का, स्किन अच्छी दिखे, रिजुविनेट दिखे, सो इसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें ऑप्ट किया जाए। तो उस पर ये था कि मेरा अपना थोड़ा सा स्किन का इशू था। मैं बहुत कॉन्शियस हमेशा रही, डर्माटोलॉजिस्ट से रिकमेंड करके मैंने फेस वॉश भी यूज़ करना है, मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करना है। तो मुझे फील हुआ कि अच्छा चलो, मेरा तो इशू था तो मैं कंसल्ट कर रही हूँ, हर बंदा नहीं कर सकता, इतनी अवेयरनेस अभी हमारे यहाँ नहीं है। तो प्रोडक्ट्स में इतना भी नहीं पता अच्छा प्रोडक्ट पे क्या पढ़ के लेना है। हमने ऐड देखा, जाके प्रोडक्ट उठा लिया। सो हमारी प्रोडक्ट जो हमने द स्किन शॉप लॉन्च किया, इसके पीछे मेन साइकी यही थी कि हमने इसको प्रॉपर डेवलप करवाया। यानी इमेजिन हमने 2 इयर्स इसके ऊपर रिसर्च की है। अच्छा। इसको डेवलप और डिज़ाइन करते हुए, और अभी भी हम लास्ट जून से इसको लॉन्च करने का हमने सोचा कि अब हम वी आर रेडी टू लॉन्च। 8 मंथ्स फिर भी लगे। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, अपने लुक एंड फील बनानी है, ब्रांड नेम, ब्रांड कलर, फिर उस कलर में हमें ऐसा लगा कि अच्छा ऐसा कुछ ना हो कि वो फिक्स दिखे रही है, तो सिर्फ खवातीन के लिए है, क्योंकि स्किन केयर मेंस का ज़्यादा एक्सपोजर है। खवातीन कॉन्शियस ज़्यादा होती है, लेकिन ऑब्वियसली मर्दों को भी तो अपने स्किन के हवाले से कॉन्शियस रहने की, उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। उनका भी दिल करता है कि हमारे अंदर दिल है, हम भी खूबसूरत दिखें। खूबसूरत से ज़्यादा स्किन का हेल्दी होना ज़रूरी है। स्किन साफ होगी, नीट होगी। गोरा होना इज़ नॉट द सिंबल ऑफ द ब्यूटी। आपका स्किन का नीट होना ज़रूरी है, कलर टोन आपका इवन होना ज़रूरी है। इस चीज़ की अवेयरनेस हम देना चाह रहे हैं हमारी प्रोडक्ट्स में। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी मर्करी बेस्ड प्रोडक्ट्स जो इतना डैमेज करती हैं स्किन को। हमारी ऐसी चीज़ स्किन हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर क्लिनिकली अप्रूव्ड है।
कोई हार्म और हार्श केमिकल्स नहीं है। हमारा माशाल्लाह रेंज में फेस वॉश है, माशाल्लाह जितने लोगों तक हमारा प्रोडक्ट गया है इतना मज़े का फीडबैक आ रहा है और वो सुन के वो फीडबैक लेके इतना कॉन्फिडेंस मिल रहा है। Selling your products, is there any kind of display at some mall or some shop or some like departmental store, or are you selling your products online? अच्छा, हमारा वेबसाइट है theskinshop.com के नाम से, ऑनलाइन तो हम कर रहे हैं, पेजेस भी हैं, प्लस कुछ स्टोर्स पे हमने जैसे लाइक मेडिकल स्टोर्स, फार्मा न्यूट्रास्यूटिकल रिलेटेड है तो मेडिकल स्टोर्स इसको प्लेस कर रहे हैं। तो कुछ एरियाज में मेडिकल स्टोर्स पे आ चुका है, बाकी इंशाल्लाह ये प्रोसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन एक टाइम लगता है। तो होपफुली इंशाल्लाह पहले लाहौर से शुरू करेंगे, फिर और भी शहरों में इसको पूरे नेशन वाइड लेके जाएंगे स्टोर्स पे। तो राइट नाउ इन लाहौर इज बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इस सब के साथ साथ इसमें इस्तेमाल होने वाला, आपके प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल वो किस किस्म का है? हमारे प्रॉपर केमिस्ट और टीम है जो इसको डेवलप कर रही है। एक प्रॉपर न्यूट्रास्यूटिकल का बैकअप है, हमारे पास सर्टिफिकेशंस हैं। जैसे हमारी ब्राइटनिंग रेंज है तो उसमें ग्लूटाथियोन है। अब लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि गोरा होने के लिए मर्करी क्रीम लगाने की बजाय आपको ग्लूटाथियोन की टेबलेट्स भी लोग ले रहे हैं, उसके इंजेक्शंस भी लगते हैं। हमारी ब्राइटनिंग रेंज में फेस वॉश, क्रीम एंड सीरम ग्लूटाथियोन है, विटामिन सी है। अब ये सारे केमिकल स्किन को ये हेल्दी हैं, आपको डैमेज नहीं कर रहे, प्लस एटलीस्ट हर बंदे को ये पता होना चाहिए मेरी स्किन को सूट क्या कर रहा है। अच्छा, इनिशियली हमारी रेंज की अच्छी बात ये है कि हमारी जितनी भी रेंज है फॉर ऑल स्किन टाइप है, तो कोई भी यूज़ कर सकता है। और इसमें यानी कि अगर किसी की स्किन जो है वो ड्राई है, किसी की कॉम्बिनेशन वाली स्किन है, किसी की ऑयली स्किन है, ये तमाम प्रोडक्ट्स एक ही स्किन के लिए हैं। वो ड्राई के लिए भी सूट करेंगे, वो ऑयली के लिए भी करेंगे, वो कॉम्बिनेशन के लिए करेक्ट। क्योंकि इनिशियली हम अभी जब ब्रांड हम लॉन्च कर रहे थे तो उसका माइंडसेट ये था कि अभी हमें नहीं पता हमारा यूज़र कौन है, हमारा कौन यूज़ करेगा, कैसे लोगों को समझ में आएगा। तो हमें ऐसी रेंज लॉन्च करनी थी जो हम बाउंड ना करें खुद को और अपनी सेल को और अपने प्रोडक्ट्स को। तो ऐसी चीज़ें हमने डिज़ाइन और डेवलप की जो सबके लिए यूज़ हो, और माशाल्लाह अभी तक जितना रिस्पांस हमें मिल रहा है विच इज़ वेरी पॉजिटिव। हाँ, आगे चलते जाएंगे तो रेंजेस ऐड होती जाएगी। राइट नाउ सीरम्स। अच्छा, ये जो आपने अपनी प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं, द स्किन शॉप के ब्रांड के अंडर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और इनकी फॉर्मुलेशन कैसे की गई है? इसमें हमारे पास सीरम्स हैं इनिशियली, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा लोग क्रीम्स, एक टाइम था बहुत कन्वेंस होते थे क्रीम्स लगाने में। सीरम्स बिकॉज ऑयल बेस्ड होते हैं, स्किन में पेनिट्रेट जल्दी करते हैं, साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं देते, कोई रैशेज़ नहीं होते, तो सेफ़ है लगाना। लाइक 14 साल से टीनेजर्स भी लगा सकते हैं। हमारे पास 3 सीरम्स हैं इनिशियली। विटामिन सी है जो नाइट केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाइलुरोनिक है, एज ए मॉइस्चराइजर आप डे में यूज़ कर सकते हैं, प्लस ब्राइटनिंग है। तो ब्राइटनिंग भी डे में भी यूज़ हो जाता है, नाइट में भी यूज़ हो जाता है। प्लस हमारा फेस वॉश भी ब्राइटनिंग में है। और अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है बहुत अच्छा है, ऑयली है तो भी अच्छा, और अगर ड्राई है तो बहुत ही अच्छा, बिकॉज स्किन के अंदर एक्स्ट्रा ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेगा और मॉइस्चर देता है। बिल्कुल ठीक हो क्या। व्यूअर्स, डिस्कशन अभी हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। इस डिस्कशन को यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑफ योर स्किन को लेकर येस देयर इज़ नो डाउट इन इट कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, लेकिन मर्दों को भी अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए। और द स्किन शॉप के नाम से ये एक नया ब्रांड लॉन्च हुआ है जिसके हम प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, इनके फ़ायदों को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ आयशा इस वक्त शो में मौजूद हैं। आयशा, आप अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बता रही थी कि इस वक्त आपके पास विटामिन सी अवेलेबल है, हाइलुरोनिक एसिड अवेलेबल है, मज़ीद कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं आपने लॉन्च कर दिए हैं? हमारे पास 3 सीरम्स हैं जो आपको मैं बता चुकी। फेस वॉश है जो कि ब्राइटनिंग रेंज का पार्ट है, प्लस ब्राइटनिंग क्रीम है। अच्छा, ये ब्राइटनिंग क्रीम है, वाइटनिंग क्रीम नहीं है। अच्छा, ठीक है। इसके अंदर कोई ऐसे हार्श केमिकल नहीं है, कोई मर्करी नहीं है। इसको एज ए मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं हम, आप डे में भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट में भी। अक्सर हमारी डिस्कलरेशन हो जाती है, हम स्किन एक्सपोजर जिनका होता है, आप सन ब्लॉक नहीं यूज़ करें, समटाइम डाइट की वजह से भी होती है। कुछ लोग जब डाइट कर रहे होते हैं, जैसे आप ऑन स्क्रीन है तो आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है, तो उससे भी स्किन टोन हो जाती है ख़राब, डल हो जाती है, डल भी हो जाती है। तो उससे क्या होगा कि आप फेस वॉश यूज़ करें, आप अपने पहले मॉइस्चराइजर यूज़ करें, देन आप सीरम यूज़ करें। अच्छा, सीरम आप नाइट में भी यूज़ करेंगी, एंड यू मस्ट बी अमेज कि विद इन 7 days यू विल सी द डिफरेंट, बहुत ज़्यादा रिजल्ट फ़र्क दिखता है। अच्छा। और इसको मैंने खुद यूज़ किया है। मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है और जितनी चीज़ें पहले डेवलप हमने करवाई, सैम्पलिंग कराई, सबसे पहले आपने अपनी पहले स्किन मैंने पर खुद इस्तेमाल की हाँ। कि मुझे होगा तो जो भी होगा मेरे साथ होगा। फिर हमने डिफरेंट लोगों को सैम्पलिंग की, डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को
सबने यूज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह किसी को साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और सबका बहुत हाँ, जो हमें लाइक वो जो 1.5 साल का प्रोसेस था, पहले रिसर्च करना क्या चल रहा है, क्या लोग कस्टमर यूज़ करना चाह रहे हैं, किस चीज़ की डिमांड है, वो करने के बाद जब हमने ये चीज़ें की, हमारी किसी भी चीज़ में कोई कंप्लेन नहीं आया आज तक। प्लस इसमें क्या होता है, जैसे विटामिन सी अगर किसी प्रोडक्ट में हमने ऐड किया है तो उसकी क्वांटिटी जितनी इनफ क्वांटिटी होनी चाहिए जिससे रिजल्ट मिलता है, हमने उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बिल्कुल अब सीरम्स में देखिए, अब सीरम आपको 600 का भी मिल जाएगा मार्केट में, 2000 का भी मिलेगा, 3 का भी मिलेगा, तो 600 वाला कैसे कम्पीट कर सकता है? वो प्राइस में तो आपने कम्पीट कर लिया बट रिजल्ट नहीं होगा। तो मकसद सिर्फ लगाना नहीं है, मकसद ये है कि आपको एक्चुअली रिजल्ट भी दिखे, तो वैल्यू ऑफ द मनी होना चाहिए कस्टमर का। अच्छा देखिए, एक ये चीज़ के जो सीरम्स हैं आजकल वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपको महंगे मिलते हैं, सो आपकी प्राइस रेंज कैसी है? हमारी प्राइस रेंज बहुत इकोनॉमिकल है। उसकी रीज़न ये है कि हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखा है। इसका कि एक दफ़ा एक्सपोजर कस्टमर कर ले, उसको समझ में आएगा क्वालिटी है। और इसमें मैं ये एक चीज़ रिकमेंड करूँगी, आप प्रोडक्ट लेते हुए कभी भी प्राइस मत देखें, आप उसका इंग्रेडिएंट देखें पहले। उसमें बहुत चीज़ें मैटर करती है कि पैसे बचा के लगा कर रहे हैं, हम स्किन पे लगा रहे हैं, स्किन हेल्दी होगी, हमें मेकअप की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी जो स्किन रेंज है, जैसे लाइक सीरम्स है हमारे 1350 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल प्राइस, और पूरे मंथ की डोज है उसमें। अच्छा, यही मैं जानना चाह रही थी कि वो 1350 और वो कितना अरसा, कितने मंथ्स जो हैं वो 1 महीने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं? सीरम ड्रॉप्स में लगता है। बिल्कुल। तो क्या मतलब आजकल तो बहुत से सीरम्स ऐसे हैं, आप पहले सीरम लगाए, उसी के ऊपर आप क्रीम भी लगा लेते हैं जो आपकी ब्राइटनिंग क्रीम होती है या आपका मॉइस्चराइजर है। सो इज इट दिस काइंड ऑफ अ सीरम दैट फर्स्ट यू अप्लाई द सीरम एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू कैन अप्लाई एनी काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर और द ब्राइटनिंग क्रीम? बिल्कुल लग सकता है। देखिए, मॉइस्चर तो स्किन को करना ही करना है, स्किन मॉइस्चर होगी, उसके बाद हमें सीरम लगाना है, फिर हमें सन ब्लॉक भी लगाना है। तो वो अपनी जो सन ब्लॉक अभी नहीं है, क्योंकि हम विंटर्स के लिए कर रहे थे, उस वक्त नहीं था। आगे आने वाली जो हमारा सेकंड बैच आ रहा है उसमें सन ब्लॉक भी, इवन हेयर रेंज भी है। सो उसके ऊपर सैम्पलिंग चल रही है, टेस्टिंग चल रही है, मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ, मैंने कुछ लोगों को दिया हुआ, तो माशाल्लाह उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। वो है जब आएगा उसको तब डिस्कस करेंगे। तो राइट नाउ जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिलेटेड टू प्योरली स्किन है। अच्छा, इसके साथ साथ ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो ये किस एज ग्रुप के लिए हैं, किस किस उम्र के लोग इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं? ये तो आपने क्लियर कर दिया कि ये मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है, लेकिन एज ग्रुप जो है वो कौन सा है? देखिए, स्किन फेस तो वॉश सबको करना है, तो जो हमारा फेस वॉश है वो 14+ टीनेजर्स यूज़ कर सकते हैं, और उस टीनेजर्स 14+ हर एज ग्रुप, मेल भी, फीमेल भी, और ख़वातीन भी, हमारी मदर्स भी, सबके लिए है। और मॉइस्चराइजिंग लोशन है एक हमारा विच इज़ बेस्ड विद हाइलुरोनिक एसिड। अच्छा, जैसे कुछ मेल्स फिगर नहीं क्रीम लगाने में कंफर्टेबल होते कि शायद स्किन पे दिखती है, कम्प्लेक्शन ऐसे हो चुके हैं, तो हाइलुरोनिक एसिड है, आप वो भी फेस पे लगा सकते हैं। उसमें ऑयल नहीं है, वो ग्रीसी नहीं है। हैंड्स के लिए तो आपको जितनी दफ़ा आप दिन में हाथ धोएं, आपको मॉइस्चर करना ही चाहिए। तो मॉइस्चर बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ मॉइस्चर करने से भी हमारी स्किन टोन बहुत स्टेबल रहती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ जो आपकी ब्राइटनिंग क्रीम है वो ऑब्वियसली अगर किसी की भी स्किन डल है, थोड़ी सी मतलब उसमें अक्सर ऐसा होता है ना, स्किन पेल हो जाती है, रंगत वैसी नहीं रहती, सो उसमें वो एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देगी। लेकिन इस सब के साथ साथ इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? नॉर्मली जो क्रीम्स हैं वो कहते हैं जी ये सीरम्स और क्रीम्स आपको बेहतर रिजल्ट्स तब देना शुरू करती हैं जब आप 3 महीने 4 महीने इनको यूज़ करने के बाद रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं। आपकी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के कितने अरसे के बाद वी कैन सी द रिजल्ट्स? अच्छा, अगर तो प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एग्जैक्ट क्वांटिटी में है जितने में होने चाहिए, तो वो रिजल्ट देती है। अच्छा, 3-4 महीने का वेट की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ ब्राइटनिंग रेंज की बात करें, जिसमें हमारा ग्लोमेक्स फेस वॉश है, ब्राइटनिंग क्रीम है, सीरम है, अब तीनों कॉम्बो अगर जैसे हम बता रहे हैं उस तरह से अब यूज़ कर रहे हैं, यू विल सी विद इन 10 डेज। अच्छा, ब्राइटनिंग हम लाइटनिंग वाली साइड पे जाएंगे, टोन डिफरेंस दिखेगा, पहले स्किन टोन इवन दिखना शुरू होगी, स्किन क्लीन होगी, तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट हम लगाएंगे वो पेनिट्रेट भी होगा। सीरम की अच्छी बात ये पेनिट्रेट जल्दी होता है। ब्राइटनिंग है, आप डे नाइट दोनों टाइम यूज़ करें। ऑल्दो मैं एक टाइम करती हूँ, शाम में इतना थक चुके होते हैं कि हिम्मत नहीं होती, कौन 15 मिनट स्किन केयर करे, करनी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप डे में भी वो चीज़ें सब कर लेते हैं तो नाइट में सिंपल एक क्रीम या एक सीरम से भी आपका काम चल जाता है। बट मेक श्योर कि रात में हमारा फेस वॉश
प्रॉपर हुआ हो, ठीक है, आप नहीं क्लिनजिंग कर इसके सकते। साथ साथ देखिए आपने इतने प्रोडक्ट्स डेवलप किए बट देयर आर लाइक सम स्टेप्स टू टेक केयर ऑफ योर स्किन, लाइक सबसे पहले यू शुड हैव टू क्लींस योर फेस, उसके बाद आप एक्सफोलिएशन करें, फिर उसके बाद आप टोनर वगैरह लगाएं, फिर सन ब्लॉक लगाएं। सो ये स्टेप्स जो हैं आपने इस हवाले से कोई आप इरादा रखते हैं लाइक इन फ्यूचर आपका क्लेंजर भी हो, फिर उसके बाद एक्सफोलिएशन के लिए भी कुछ हो, सनस्क्रीन्स तो वो आप कह रही हैं हम डेवलप कर रहे हैं और वो भी सैम्पलिंग वगैरह समर्स के लिए करेंगे। सो इस तरीके से हो कि फिर जगह जगह हर दूसरे ब्रांड की तरफ ना जाना पड़े, एक ही ब्रांड के अंदर यू आर गेटिंग एवरीथिंग। बिल्कुल कर रहे हैं, सिर्फ इतना नहीं बल्कि इंशाल्लाह हम अपना कलर कॉस्मेटिक्स से अपना मेकअप भी लॉन्च करेंगे, वो भी पाइपलाइन में चीज़ें हैं। इनफैक्ट हमने अपनी बीबी क्रीम की कुछ सैम्पलिंग भी की हुई है, मे बी कुछ टाइम में हमें वो मिल जाए, क्योंकि बीबी क्रीम एवरीडे हमारी टीनेजर्स स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़कियां भी यूज़ कर रही होती हैं, क्योंकि अच्छा तो सबको दिखना है, सेल्फियाँ भी लेनी है, सोशल मीडिया का दौर है, रील्स बनानी है, तो बीबी क्रीम काफ़ी लाइट प्रोडक्ट होती है। तो हम जो बीबी क्रीम डेवलप कर रहे हैं विद SPF, ताकि उसके सन ब्लॉक और बीबी क्रीम दोनों का काम एक में हो जाए। तो बिल्कुल ऐसा है कि द स्किन शॉप का पर्पज़ यही है कि हमारा विजन ही सो कॉल्ड यही है कि हमें आपकी जितनी भी स्किन की नीड्स हैं, एक फैमिली नीड्स जो होती हैं, जिसमें मतलब मेल भी है, फीमेल भी है, आपके मदर है, बच्चे हैं, सबकी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। हमारे साथ आयशा बिन्नत इकराम शो में मौजूद थी। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद।